Recording in progress. तो आज के आपके करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है, सरकार जो हर सीजन से पहले अनाउंस करती है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो आपकी सरकार ने क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी फिर से बढ़ाई है। ऑलमोस्ट जैसे वीट की बात करें तो 2% का इंक्रीज है। ठीक है, अब 2015 पर क्विंटल मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी सरकार एक तरह से इस तरीके से दिखाना चाहती है कि हम एमएसपी को लेके सीरियस हैं और प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, पर दूसरी साइड इसी के साथ क्रिटिसिज्म भी आ गया है कि एक्चुअली जो राइज है 2% वो इन्फ्लेशन से भी नीचे है। तो एक्चुअली 2% बढ़ने की जगह इसका जो रियल प्राइस है वो 4% ड्रॉप होता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम उस इश्यू में नहीं जा रहे अभी। तो आपकी एमएसपी अनाउंस कौन करता है, एमएसपी तैयार कैसे की जाती है, उस चीज का पूरा आपका जो समरी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपकी जो एमएसपी होती है साल में दो सीजन्स में अनाउंस की जाती है। एक आपके जो मॉनसून से पहले का सीजन होता है, इंडिया के जो मेन 2 ग्रोइंग सीजन है, और दूसरा जो विंटर अब ग्रोन है। हमेशा एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही, बिफोर सोइंग सीजन, अनाउंस कर दी जाती है। सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दी। जैसे अब जो अनाउंस की है वो आगे जाके वीट जैसे है, अभी वीट उगाई थोड़ी गई है, ताकि किसानों को पहले ही पता चल जाए उन्हें क्या उगाना चाहिए क्या नहीं उगाना चाहिए, उन्हें अल्टीमेटली जब क्रॉप होगी तो कितने प्राइस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चीज के लिए पहले ही आपकी अनाउंस कर दी जाती है। अब आपके इसमें मॉनसून के अगर सीजन की बात की जाए, मॉनसून के सीजन को क्या कहते हैं, और आपके विंटर के राबी। खरीफ और राबी ये 2 सीजन की क्रॉप्स हैं आपकी। ठीक है, इन दोनों के टाइम पे अनाउंस की जाती है। अब ये अनाउंस कैसे की जाती है, आपकी एक कमीशन एग्जिस्ट करती है, कमीशन ऑफ सीए एग्रीकल्चर, कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये कमीशन बैठती है हर सीजन से पहले, और ये आपकी सरकार को रेकमेंड करती है कि कितने प्राइजेस आपके किस क्रॉप के लिए होने चाहिए। टोटल अगर एमएसपी दोनों सीजन्स के मिला के जो रिकमेंडेशंस हैं वो अगर सारी की सारी काउंट की जाए तो आपकी टोटल इंडिया कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है, 22 + 1। ये +1 अलग क्यों लिखा है, आपके एक ना अलग चीज एग्जिस्ट करती है। देखो 22 आपकी क्रॉप्स कवर्ड है, दूसरी भी एक क्रॉप ही है, पर आपके ना वो एमएसपी नहीं कहते उसके लिए। जो आपकी शुगर केन है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है रिमरेटिव। ठीक है, रिमरेटिव का भी मतलब पेमेंट्स ही होता है, उसकी वो प्राइस अनाउंस होती है वो एमएसपी के मिनिमम आपकी कितनी प्राइस दी जाएगी, पर बस उसके लिए वर्ड अलग अनाउंस हो गया। तो आपकी टोटल ये 22 क्रॉप जो हैं इसके लिए ये चीज अनाउंस की जाती है। मुझे नीचे लिखने के लिए जगह चाहिए तो मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 22 क्रॉप्स और एक शुगर केन के लिए, यहाँ पे छोटा करके लिख देता हूँ, प्लस शुगर केन बस डायरेक्टली। इन सब के लिए प्राइजेस ये रेकमेंड करती है। अब इसके अंदर आपके पल्सेस भी हैं, दालें भी हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स भी हैं आपकी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको पेपर है ऑब्वियसली, आप रट के बैठे हो। ठीक है, अच्छी बात है।
तो ये रेकमेंड करते हैं। देखो रेकमेंडेशन जो वर्ड है, ये चीज याद रखना, जो आपकी CACP है ये सिर्फ रेकमेंड कर रही है। रेकमेंड करना क्या मतलब? रेकमेंड करना सलाह देना, तो सलाह तो कभी बाइंडिंग होती नहीं है, ठीक है। लाइफ में सलाहें तो बहुत लोग देते हैं, बाइंडिंग थोड़ी है मानना। तो आपकी ये जो रेकमेंड करने वाले वर्ड है, रेकमेंड के बाद क्या होता है, ये आपकी जो भी प्राइस की लिस्ट बनाएगी, ये लिस्ट जाती है आपकी सरकार के पास। सरकार की टॉप जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो फाइनली आपकी MSP अनाउंस करती है, वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये है जो फाइनल MSP अनाउंस करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली MSP अनाउंस कौन करता है, उसका आंसर CACP नहीं होता, उसका आंसर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, शॉर्ट में CCEA, ये अनाउंस करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे लोग होते हैं, और ये सारे मिलकर डिसाइड करके, फाइनल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, ये सारे मिलके कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमिटी का मतलब है जो कैबिनेट के लोग हैं, तो सारे मेंबर हर कमेटी के नहीं होते, 5-7 मेंबर अलग अलग, बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज है, उसमें उनमें से एक कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, जो अल्टीमेटली ये सारी चीजें डिसाइड करती है। इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, तो आपकी इस तरीके से ये चीज की जा रही है। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? तो यही आपका सारा का सारा करंट अफेयर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस साल की अगर बात की जाए, तो आपके जो ऑयल सीड्स और पल्सेस हैं, जैसे कि मस्टर्ड, सनफ्लावर और मसूर की दाल, उन्होंने 8% तक इंक्रीज भी देखा है प्राइस का, ठीक है। और इसी से आपकी ग्रोथ काफी, ऑयल सीड्स और पल्सेस का दाम, मतलब MSP इन पे देखो, हर साल अगर तुम नोटिस करोगे ना, ऑयल सीड्स और पल्सेस की हर साल MSP सबसे ज्यादा बढ़ती है परसेंटेज टर्म में। ऐसा क्या है कि हम ऑयल सीड्स और पल्सेस को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं? देखो ये जो दोनों चीजें हैं ना, चाहे ऑयल सीड हो चाहे आपके पल्सेस हो, ये दोनों चीजें ना हमें इंपोर्ट करवानी पड़ रही है। तो जब हमारे इंडिया में इतना एग्रीकल्चर है, तो हम इतना बाहर से सामान क्यों मंगा रहे हैं? और इसी के कारण आपके जो इस टाइम इंडिया में सिर्फ आपके पेट्रोल डीजल, ये ऑयल नहीं है जिसके दाम बढ़ रहे हैं, आपके एडिबल ऑयल जो ऑयल सीड से बनेगा, ठीक है, चाहे आपका मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे ये जितने भी तेल है ना, ये भी महंगे हो रहे हैं लगातार। इसके महंगे होने का कारण यही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्राइस बहुत ज्यादा उठी हुई है, ठीक है, दुनिया भर में कमी पड़ी हुई है। तो अगर इंडिया खुद उगा लेगा, हमें बाहर के लोगों में डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, पाम ऑयल या और बाकी चीजें हम खुद उगा लेंगे, तो हमें बाहर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इस कारण हम अपने किसानों को इनकरेज करना चाहते हैं कि ये चीज उगाओ। प्लस जो पल्सेस जैसी क्रॉप है, इवन ऑयल सीड भी, ये ना वाटर सेविंग करती है। अगर देखो हम राइस की जगह पल्सेस उगाने लग जाएं, राइस बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करती है, वो सारा पानी बच जाएगा, ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर बचा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म इंडिया की जो वाटर सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी। दूसरी साइड पे पल्सेस जैसी जो क्रॉप है ना, ये सॉइल के अंदर ना नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइजिंग मटेरियल खुद डाल देती है, क्योंकि आपकी जो पल्सेस है, इनके ना सॉइल में एक बैक्टीरिया रहता होता है। कौन सा बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया? लेग्यूमिनस बैक्टीरिया इनके नीचे रहता होता है। ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे लेग्यूम्स, एक तरह से राइबोसोम इसका एग्जांपल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगर राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम इसका एग्जांपल है।
लेग्यूम बैक्टीरिया रहता होता है। ये लेग्यूम बैक्टीरिया क्या करता है, देखो वैसे ना आपके प्लांट्स को उगने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट गैस जो उसे चाहिए ना वो नाइट्रोजन है। इवन हम ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, जो मसल बिल्डिंग हमारे अंदर सारे फाइबर्स बनते हैं मसल के, वो नाइट्रोजन से बनते हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर जितने फाइबर बनते हैं वो नाइट्रोजन से बनते हैं। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो चाहिए। तो आपके प्लांट्स को ना ये नेचुरली हवा से वो नहीं ले पाते, प्लांट्स को ये चीज चाहिए होती है रूट्स के थ्रू। अब रूट के थ्रू अवेलेबिलिटी तभी हो सकती है अगर सॉइल में होगा। सॉइल में हर जगह नहीं होते, ठीक है, सॉइल में अपने आप अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती नाइट्रोजन की, नहीं तभी हमें फर्टिलाइजर छिड़कना पड़ता है नाइट्रोजन का। वहीं पे अगर आपके ल्यूग्यूमिनस बैक्टीरिया सॉइल में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये क्या करता है, ये ना प्लांट की जहां पे रूट्स होती हैं, रूट्स के पास जाके सपोर्ट लेके ना ऐसे नोड से बना के घर बना लेता है। ये खुद हवा से नाइट्रोजन खींचता रहता है, ठीक है, आसपास के एरिया से, और अपना खुद का खाना, मतलब इसे प्लांट से खाना मिल जाता है, उसके बदले ये प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करता है। तो इस तरीके से ये नेचर में एक साथ रहते हैं। तो हमें फर्टिलाइजर भी कम यूज करने पड़ेंगे अपनी सॉइल के ऊपर, और पानी भी बचेगा। इसके कारण आपके पल्सेस को अच्छा माना जा रहा है। क्लियर है? तो ये पूरी आपकी पॉलिसी जो है वो सारी की सारी फुल डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। एमएसपी अनाउंस करते हुए जो आपकी कमीशन है वो किन किन चीजों का ध्यान रखती है वो भी, तो जितनी डिटेल में भी क्वेश्चन बनाना हो बना सकता है एग्जामिनर। यहाँ पे सारी डिटेल है, आपने सारी डिटेल पढ़नी है किन किन चीजों का, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ रही है किसान को, चेंज इन इनपुट प्राइसेस, किसान को अब बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उसके उसके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि उसकी भी तो कॉस्ट ऐड होगी। तो ये सब कुछ करते कराते आपकी प्राइस तैयार होता है। और इसमें कंज्यूमर, देखो इसमें क्या है, इसका एमएसपी का पर्पस ये है कि हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का ध्यान रखें। देखो अगर किसान को हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में भी चीज महंगी आएगी। अगर मैं किसी को 5,000 दे रहा हूं तो 6 की तो बेचूंगा ना, 1,000 रुपए का तो सरकार भी मार्जिन, क्योंकि बीच में लॉसेस भी तो होंगे। अगर सरकार नो प्रॉफिट पे बेचना चाहे तब भी अपने ट्रांसपोर्ट हर चीज का खर्चा जोड़ते जोड़ते 6,000 तो बनता ही है सरकार का। तो अगर इसीलिए एमएसपी ऐसी चीज भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाए, पर एमएसपी ऐसी चीज भी ना हो कि जो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो आपके सीए सीपी जब ये सारी रिकमेंडेशन तैयार करती है वो ये दोनों साइड के फैक्टर ध्यान रखती है कि किसानों को कितना खर्चा पड़ रहा है और कंज्यूमर्स को क्या प्राइजेस पड़ रहे हैं, दोनों चीजों का इस पे ध्यान रखा जाए। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो टोटल आपकी 22 क्रॉप्स हैं, जिसमें 14 आपकी खरीफ सीजन में है और 6 आपकी राबी सीजन में। ठीक है, अब कौन सा शुरू होने वाला है? राबी। तो इंडिया मेजॉरिटी कब देता है अपनी एमएसपी, कौन से सीजन में? खरीफ। खरीफ में क्यों अपनी मेजॉरिटी एमएसपी उस साइड क्यों रखी है, बैलेंस क्यों नहीं रखा हुआ? हाँ, वो तो ऑलमोस्ट बराबर से ही है, इन्होंने भी तो मार्च तक जाना ही है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि खरीफ ज्यादा उगाई जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि अगर इंडिया को देखो, आज भी इंडिया का 60% से भी ज्यादा जो एग्रीकल्चर है ना वो मॉनसून डिपेंडेंट है। अगर बारिश अच्छी नहीं आई, क्रॉप्स ही नहीं उगती। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस टाइम पे किसानों को सपोर्ट दो जब बारिशें हो रही है, क्योंकि तभी इंडिया में क्रॉप ज्यादा अच्छी होंगी। तो इसी कारण ज्यादा मेजॉरिटी क्रॉप्स वहां है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा वहां पे। और 2 आपकी कमर्शियल क्रॉप्स भी कवर की गई हैं। इसके अंदर सीरियल क्रॉप्स आते हैं, 5 पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स और बाकी चीजें जिनका इस साल पेपर है। एक चीज और का क्वेश्चन बता दूं, ऑयल सीड्स और जो पल्सेस है ना, इन दोनों को इस कैटेगरी में डिवाइड करना है कि कौन से इनमें से पल्सेस आपके खरीफ में उगाए जाते हैं और कौन से राबी में उगाए जाते हैं।
ठीक है, जिनके अभी कोई भी पेपर है, जिनके अभी चाहे इस संडे जिनका हरियाणा का भी पेपर है, ये चीज को पक्का पढ़ के जाना कि कौन सी पल्सेस आपकी खरीफ हैं, कौन सी राबी हैं, कौन सी दोनों में भी उगाई जा सकती हैं, कई ऐसी भी हैं जो दोनों में उगाई जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़नी है, इसी से आपका ये सारा का सारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आ सकता है, कोई भी लगा लो, उर्द दाल खरीफ की है, मतलब चलो बेसिक क्वेश्चन का एग्जांपल कि उर्द दाल कौन से सीजन में उगाई जाती है, या इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये देख लेना, और इंडिया में प्रोडक्शन और इंपोर्ट देख लेना, क्योंकि ये दोनों चीजें ज्यादातर बाहर से मंगाई जा रही हैं, प्रोडक्शन और इंपोर्ट भी देख लेना और एमएसपी भी देख लेना, जिनका इस साल पेपर है। अगले साल के पेपर के लिए अगले साल जाके बताऊंगा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस साल ये। ठीक है, एक किसके क्वेश्चन एग्रीकल्चर में से बन सकते हैं, एक लेबर के कोई ना कोई क्वेश्चंस लेबर मार्केट में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो लेबर का जहां से जो भी डेटा है, कोई सर्वे होते हैं, सर्वे में वो क्या क्या फिगर्स यूज करते हैं। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है कौन सा सर्वे, जैसे पीरियोडिक सर्वे, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज रखी जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जैसे हमने कल पढ़ी थी, ऐसी चीजों के वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस साल क्योंकि लेबर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार इस साल लेबर रिफॉर्म्स करने पे बैठी हुई है। लास्ट ईयर एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे बैठी हुई थी, लास्ट ईयर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन बहुत थे। इस साल लेबर और एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है, पर लेबर भी मेन फोकस सरकार का लेबर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे आपका एक आगे करंट अफेयर भी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके। शुगर केन की बात की जाए, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन होल्ड करती है। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट है आपका, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर ये कवर होता है, जिसमें हम शुगर केन के प्राइसेस को एक स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसमें भी वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, कमीशन भी सेम है, कमिटी जो अल्टीमेटली रिकमेंड करेगी वो भी सेम है, यहाँ पे टॉप पे कमेटी का दोबारा नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, डिसीजन इनका है, सीएसीपी सिर्फ एडवाइस करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल फैसला लेती है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, ये फाइनल डिसीजन है। इंक्लूडेड, हाँ हाँ हाँ, इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ अनपेड, इम्प्यूटेड का मतलब होता है टोटल करना, इम्प्यूट करना। मुझे ना पॉइंट दिखाना, मैं वहां से बता दूं किसके अंडर वो जोड़ा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक जनरल फैक्ट, ये सारी जो एमएसपी अभी जो राइज करवाई जा रही है सब कुछ, इससे सरकार का जो पूरा का पूरा एस्टिमेट है, बाजरा जो क्रॉप आएगी उसका सबसे ज्यादा किसानों को कॉस्ट ऑफ रिटर्न उस पर सबसे ज्यादा मिलेगी। यानी कि बाजरा को उगाने पे जो सरकारों का एस्टिमेट है कि इतना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब यूज करके हम जो एमएसपी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा किसानों को बाजरा पे फायदा होगा, फिर उर्द, फिर तूर। ठीक है, हाँ, क्या चीज, ये तीनों की तीन नहीं, ये ओवरऑल सरकार के एमएसपी, ये एमएसपी पे डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन लिखी हुई थी जहां से मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया वहां से। ठीक है, और हर क्रॉप पे कोशिश की जाती है किसानों को कम से कम 50% का रिटर्न मिले। ठीक है, उनकी कॉस्ट का 50% ऊपर मार्जिन मिलता है। क्लियर है।
इसके बाद सरकार की अगली एक और स्कीम भारत माला। भारत माला सरकार की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और फंडेड स्कीम है, जिसके थ्रू सरकार क्या कर रही है, आपकी जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, मतलब वो सारे आगे, हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, हाँ जी, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी जो इंडिया के है, तो एक तरह से ऐसे ये पूरी माला बन जाएगी, मतलब ये वेस्ट बंगाल पूरा इस साइड आ गया, ये है एक तरह से भारत की माला। तो इंडिया को जितनी भी लैंड बॉर्डर्स लग रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन स्टेट्स में बॉर्डर कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए, ताकि कभी भी फोर्सेस मूव करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ईज हो जाए। तो इस कारण हम यहाँ पे सारी की सारी 4 लेन रोड्स बना रहे हैं, और जो अभी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन्हें और आगे एडवांस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं बॉर्डर तक। देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारी गवर्नमेंट की सोचना बहुत सालों तक ये रही है कि अगर बॉर्डर पे सड़कें बना दी तो कहीं दुश्मन हमारी सड़कें यूज करके इंडिया के अंदर ही ना घुसा है। पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली, पर ये सोच में तुम पहले डर के बैठे हुए हो, तुम ये सोच ही नहीं रहे कि तुमने अटैक करना है। पर कारगिल के बाद हमारी सरकार में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और सरकार को महसूस हुआ कि हम भी तो अटैक कर सकते हैं, और अगर किसी का अटैक रोकना भी है तो ये बहुत जरूरी है कि मैं फ्रंट लाइन पे रहूं। मैंने अगर पहले 20-50 किलोमीटर सड़क के ही नहीं बनाई हुई, वो इलाका ही खाली पड़ा है, तो मुझे भी तो मूव करने में प्रॉब्लम है अगर वो वहां से आने शुरू हो गए। तो मैं तो अपनी बॉर्डर पहले ही 50 किलोमीटर सरेंडर करके बैठा हूं। तो इस कारण अब हम कर क्या रहे हैं, बिल्कुल लास्ट जो विलेजेस है ना, जो बॉर्डर से पहले हैं, उन तक पूरी पक्की सड़कें बना रहे हैं। एक तो देखो वो गांव तक सड़कें पहुंचेंगी, उन तक डेवलपमेंट भी पहुंचेगी, लोग जाने लगेंगे, वहां से कोई चीज बन रही है वो बाहर आने लगेगी, तो उनकी भी तरक्की होगी, उन्हें भी ज्यादा इंडियन महसूस होगा और ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। दूसरा, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए बेनिफिट होगा। तो दोनों चीजों को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो इसमें सारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ महाराष्ट्र भी कवर। महाराष्ट्र में क्योंकि आपके उस साइड को वो आ गया ना, महाराष्ट्र इसलिए कवर किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के पास है। महाराष्ट्र को ओवरऑल थ्रेट है, बॉर्डर कहीं नहीं लगती महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र पे एयर बॉम्बिंग इन सब का खतरा पड़ जाता है। ठीक है, इस चीज का क्लियर है। तो ये सारी की सारी स्टेट जी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, ये सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया की, और ये टोटल प्रोजेक्ट 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगा मिनिमम 4 लेन रोड्स के साथ। और इसके आगे और चीजें भी, जैसे लॉजिस्टिक पार्क सब कुछ बनाए जाएंगे। ठीक है, वाटरवेज सब कुछ बनाया जाएगा, ताकि प्रॉपरली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा डेवलप हो। ठीक है, क्लियर है। अगला करंट अफेयर है एडिशनल जजेस। अब आजकल आपकी सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, तो लगातार नाम अप्रूव करी जा रहा है अलग अलग चीजों के। तो आपके कर्नाटका हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट के अंदर ना, पहले जो एडिशनल जजेस लगाए हुए थे ना, जैसे कर्नाटका ने 10 एडिशनल जजेस और केरला ने 2 एडिशनल जजेस, उन्हें अब परमानेंट जज बना दिया गया। ठीक है, मतलब परमानेंट जज बनाने के लिए अप्रूव कर दिया गया। फाइनल अप्रूवमेंट किस पर्सन का होता है जिससे जज लगते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अप्रूवल से लगेगा। तो तब तक के लिए ये है, क्लियर है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने नाम अप्रूव कर दिए, तो ये एडिशनल जजेस, अगर ये परमानेंट जज नहीं है तो ये हाई कोर्ट में कर क्या रहे हैं और ये कौन है? देखो, आपके 2 टाइप के जजेस हो सकते हैं, एक तो कहते हैं एडिशनल और एक होता है एडहॉक। एडहॉक वर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ यूज होता है, एडिशनल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए यूज होता है।
एडिशनल जजेस आपके अपॉइंट ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं आर्टिकल 2 to 4 के अंडर। ये ऐसे जजेस हैं जिन्हें सिर्फ तब बुलाया जा रहा है जब आपके टेम्पररी इंक्रीज ऑफ बिजनेस है हाई कोर्ट में, जब आपके हाई कोर्ट के पास काम ज्यादा है और उनके पास काम करवाने के लिए लोग नहीं है, मतलब उतने जजेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो एलिजिबल हो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली अभी कोई डिस्ट्रिक्ट में जज लगा तो उसे बोलो आ जाओ चलो हाई कोर्ट, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मीट करती होनी चाहिए एक हाई कोर्ट के जज की, तो उसे एडिशनल हाई कोर्ट का जज लगा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट से उसे प्रमोट करके हाई कोर्ट में ले आएंगे ताकि हाई कोर्ट के काम का बर्डन कम हो सके। ठीक है, पर वो सिर्फ एडिशनल है। जिस दिन बर्डन लगा के कम हो गया है उस दिन उसे वापस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ टेम्पररी तौर पे वो भी टेम्पररी भी तब जब वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो एडिशनल जजेस का पीरियड होता है ना, ये 2 साल से ज्यादा नहीं लग सकते। तो ऐसा नहीं है कि किसी को परमानेंटली तुम हाई कोर्ट में ले आओगे कि वर्क तो बड़ा ही हुआ है, 2 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। और अगर उतने में ही उसकी उम्र 62 ईयर्स होगी उसे रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में 62 से ज्यादा उम्र के जजेस नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट में 65 से ज्यादा की उम्र के लिए। ठीक है, एड हॉक जज होते हैं ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम बहुत ज्यादा गिरता है। कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक पॉलिसी बना दूं कि अगर 5 से कम स्टूडेंट आए क्लास नहीं लगेगी, तो कोरम क्या हुआ? 5, यानी कि 5 आए क्लास लगेगी। ठीक है, तो मिनिमम नंबर सेट हो गया। अगर लेट्स सपोज मल्टीपल बैचेस है, अगर कोरम गिर गया, दूसरे बैच को उठा के एक में डाल दिए, तो उसे एड हॉक टेम्पररी लेके आए ना कि बस आज की क्लास के लिए आके बैठ जाओ। ठीक है, ताकि क्लास पूरी हो सके, पर है तो अलग ही, और सिर्फ उस दिन के लिए वो हुआ है, तो उसे एड हॉक सिर्फ जब तक कोरम पूरा करने के लिए उन्हें यूज किया जाता है। जैसे ही हुआ, देखो ये कब हो सकता है, लेट्स सपोज आपकी सरकार जैसे कर रही थी, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस नए अपॉइंट ही नहीं कर रही, जजेस बुजुर्ग होते जाएंगे, 65 ईयर्स आती जाएगी, रिटायर होते जाएंगे। तो अगर रिटायर होते होते सुप्रीम कोर्ट की नंबर इतना बिलो गिर गया कि सुप्रीम कोर्ट एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, तो कोरम से बिलो गया कोरम होता है 10%। ठीक है, हाँ 4 जज। ठीक है, तो इतना कम आपके कोरम हो गया, तो आपके कोरम को मेंटेन करने के लिए अगर 4 जज भी ना रहे सुप्रीम कोर्ट में, तो एड हॉक जज ले आएंगे। 10 नहीं 15% है, सॉरी 10 नहीं 15% है 6 हो गया, हाँ तो 6, चलो 4 से तो बेटर ही है। अगर 6 से कम जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके सुप्रीम कोर्ट एड हॉक जजेस को लेके आ सकता है, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में टेम्पररी तौर पे, प्रमोशन नहीं होती एक तरह से, सिर्फ उन्हें शिफ्ट किया जाता है कि तुम अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का काम संभालो। जैसे ही कोरम पूरा हुआ परमानेंट जजेस के थ्रू, एड हॉक जजेस वापस अपने काम पे आ जाएंगे। क्लियर है? सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, और यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई। कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी, जब काम बढ़ेगा तभी बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ तभी है और किसी चीज के लिए नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम। देखो आपके वही जो हमने अभी ऊपर बात कर रहे थे कि आपके एडिबल ऑयल्स जो हैं, जो मस्टर्ड ऑयल है या ऑयल पाम, ये जितने भी हमारे यहाँ पे ऑयल्स हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ना सारे ऑयल बाहर से मंगाने पड़ते हैं, हम इनमें आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, सारे के सारे ऑयल्स बाहर से आ रहे हैं।
अब इंडिया चाहता है कि हम इस फील्ड में आत्मनिर्भर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए। तो इसके कारण हम किसानों को इनकरेज करना चाहते हैं कि आप एडिबल ऑयल और ऑयल पाम उगाओ। इसी के चलते हुए सरकार अलग से पैसे भी बढ़ाना चाहती है और इसका मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट के इलाके और अंडमान के निकोबार के इलाकों में आपके एडिबल ऑयल्स और ऑयल पाम बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि ये एरिया में आपका ना एग्रीकल्चर ऑलरेडी इतना कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, छोटे छोटे खेत है वहां पे। तो अगर वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो इनकी प्राइसेस वैसे ही ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली किसानों को ज्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, करंट अफेयर भी यही था कि आपके अरुणाचल प्रदेश की सरकार बहुत इंटरेस्टेड है इसे अप्लाई करने के लिए, मेघालय की सरकार नहीं है इंटरेस्टेड इसे अप्लाई करवाने के लिए। तो हर गवर्नमेंट अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रही है और इसी के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे कोशिश है कि 2025 तक हम 6.5 लाख एकड़ और ऑयल पाम लगवा दें, ताकि टोटल हमारे यहाँ पे 10 लाख एकड़ पे, हेक्टेयर्स पे, सॉरी 10 लाख हेक्टेयर्स पे, हेक्टेयर ज्यादा बड़ा यूनिट होता है, 10 लाख हेक्टेयर के ऊपर हमारे यहाँ पे ऑयल पाम की ग्रोथ में लग जाए। ठीक है, ये सिर्फ ऑयल पाम की है। इसी के कारण हम 2029 तक अपनी ग्रोथ जो उम्मीद कर रहे हैं वो है 28 लाख टन और आपका पाम ऑयल बनाने लग जाएंगे। ठीक है, 2025 तक 11.20 टन बनाने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ जी पुष्पज्योति जी, बिल्कुल। इससे एक चीज की देखो प्रॉब्लम हमेशा जनरेट होती है, ये देखो हम वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में गड़बड़ कर चुके हैं। एक ना इन्वायरमेंट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं हम। वो क्या है कि जब हम एक क्रॉप को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं, आपका ना एक चीज एग्रीकल्चर में बोलते हैं मोनोकल्चर प्रमोट होता है। मोनो का मतलब एक, सिंगल। जब हजारों एकड़ तक एक ही क्रॉप ग्रो कर रही है उसे मोनोकल्चर कहते हैं। तो वैसे ट्रेडिशनल खेती में क्या होता है, किसान अपने अलग अलग, अपने खेत में भी ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स उगाता है। यहां मोनोकल्चर में क्या होता है कि अब हजारों एकड़ तक सेम ही क्रॉप उग रही है, तो अगर कभी कोई कीड़ा लग गया, कोई पेस्ट अटैक हो गया, उस कीड़े की तो पार्टी हो जाती है। बफे लग गया ना सारा का सारा, हजारों एकड़ तक जितना खाना है खाओ। तो आपके कीड़े बढ़ते जाते हैं, रिप्रोड्यूस भी ज्यादा करते हैं और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, सारी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। जब हम डाइवर्सिटी रखते हैं कि लेट्स सपोज ये हजारों एकड़ का लैंड था, कहीं पे कुछ उगा हुआ है, कहीं पे कुछ उगा हुआ है, ठीक है, अलग अलग आपकी क्रॉप्स हैं, इससे क्या होगा, अगर कहीं पे कोई इंसेक्ट लग रहा है, इंसेक्ट देखो किसी एक स्पेसिफिक क्रॉप को लगते होते हैं, अगर उसके बाद कहीं पे ब्रेकेज आ गई ना, वो यहीं पे फंसा रह जाएगा, चाहे ये सेम क्रॉप यहाँ पे भी उग रही हो, पर क्योंकि बीच में कोई और क्रॉप है तो वो नहीं जा पाता। अगर सेम ही हो गया, कीड़ों को थोड़ी पता है कि इस जमीन का ओनर कौन है, कीड़ों के लिए तो फसल फसल ही है, वो सारी खा जाते हैं। ठीक है, उन्हें थोड़ी पता है कि इसकी खानी है, इसकी नहीं खानी। इन्होंने जमीनें बांटी हुई है बीच में। ठीक है, अगर दोनों साइड ही उसके लिए, तो दोनों साइड ही, अगर राइस लगी है तो दोनों साइड ही लगी है, कॉटन लगी है तो दोनों साइड ही लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ऐसे हम अपनी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्कीम की पूरी एक एक डिटेल यहाँ पे लिखी है। ठीक है, क्लियर है। अगला एक इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मीट। 2+2 का मतलब होता है 2 तुम्हारे तरफ से आएंगे, 2 हमारी तरफ से आएंगे, चारों बैठ के बातें करेंगे, ये 2+2 मीट होती है। ठीक है, तो ये मीट आपकी फॉरेन मिनिस्टर लेवल जो हाईएस्ट पोस्ट होगी, मतलब इस मीटिंग में, उसके थ्रू होगी। ठीक है, ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मानी जा रही है कि शायद इसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट हो जाए कि हम इसके ऊपर डिस्कशन दोबारा से बढ़ाने लगे। ठीक है,
और अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो इश्यूज सॉल्व कर सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? देखो अभी ये मान लो कोई भी सामान इंपोर्ट करने की दीवार है, बाहर से कोई भी आपकी शिप आ रही है, अपने ऊपर सामान रख के ला रही है, वो जैसे ही इंडिया पे सामान उतरेगा और यहां से आगे सेल करना है, उससे पहले सरकार अपनी ड्यूटीज लगा देगी इसके ऊपर, ठीक है? तो वो जो बाहर से सामान आ रहा है वो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। लेट्स सपोज कोई चीज इंडियन रुपये में बात करें, बाहर 5 रुपए की आ रही थी, सरकार 2 रुपए ड्यूटी लगा रही, 7 रुपए की होगी। लेट्स सपोज ये पेन था, एक पूरा पेन के भरे हुए आपके 5 रुपए का एक पेन है, तो सरकार ने यानी कि जो बाहर से पेन आ रहा है वो 7 का कर दिया। ये सेम पेन इंडिया में बन रहा था और इंडिया में लेट्स सपोज सिर्फ 6 का बन रहा है, ठीक है? सेम क्वालिटी का पेन है, तो ऑब्वियसली कौन सा खरीदोगे? 6 रुपए वाला इंडिया का पेन। पर यही जब इंडिया का सामान, वैसे ही दूसरी साइड पे लगा लो, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया सामान भेजेगा, ऑस्ट्रेलिया में हमारा सामान जाके महंगा हो जाता है। तो अब हमारा फोकस है कि हम किस तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ठीक है? बाहर की कमाई ऑब्वियसली इंडिया की कमाई से ज्यादा है, और इंडिया में हमें बस प्राइस स्टेबल रखना है, कम हो सके तो कम भी करना है, ये सारी देश कोशिश कर रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या कहता होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम कहते हैं कि ना तुम ड्यूटी लगाना ना हम लगाएं, ये सामान ऐसे ही ट्रेड होगा जैसे ये इंडिया में ही बना है। तो ये 5 का होगा। अब कौन सा पेन खरीदोगे? अब ऑब्वियसली 5 वाला खरीदोगे। फिर इंडियन कंपनी को भी मजबूर होके अपनी मशीन्स बेटर करनी पड़ेंगी, सब कुछ बेटर करना पड़ेगा ताकि कंपटीशन में वो रह सके। तो प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत जरूरी होता है कि ओपन कंपटीशन बना रहे, क्योंकि दोनों साइड से कंपटीशन बना रहेगा तभी तो आगे ग्रोथ होगी। तो फॉरेन का कंपटीशन भी इंडिया में आएगा, हमारी कंपनीज को टक्कर देगा, हमें उससे डील करने के लिए ये आगे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो वही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। तो इस कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी पॉइंट पे, इस बार पूरा एग्रीमेंट नहीं अनाउंस होगा, पर शायद टॉक्स दोबारा से रिज्यूम हो जाए। ये रुक गई थी क्योंकि दोनों कई बातों को लेकर अड़े हुए हैं, वो चीजें दूर हो जाए तो ऑब्वियसली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा ये जो मीटिंग है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखो ये क्या होता है, ये ना हाईएस्ट लेवल का स्टेटस हम किसी देश को देते होते हैं और वो हमें देता होता है कि हम सबसे टॉप लेवल पे बातें कर रहे हैं। पर ये स्टेटस ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एलाइज को या जो क्लोज कंट्री उन्हें देते हैं, सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना हमारे लिए, उन सबको ये स्टेटस दिया जाता है। इवन चाइना के पास इंडिया की तरफ, चाइना और इंडिया के पास भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में पार्टनरशिप का मतलब कभी दोस्त ना समझो, ठीक है? पार्टनरशिप का मतलब है हम सिर्फ टॉप लेवल पे बातें कर रहे हैं कि हम तुम्हें सबसे ज्यादा क्लोज बनाना चाहते हैं, या तुम ऑलरेडी हो या बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो इंडिया, अमेरिका, रशिया, इन सब के साथ भी हमारा, चाइना के साथ भी है, ऐसे बथेरे देशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ, नेपाल जैसों के साथ भी ऑब्वियसली, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। ये सरकार की फेवरेट स्कीम है और इसे लगातार सरकार बढ़ाती जाती रहती है। टोटल कितने सेक्टर्स में ये होगी है? ये बजट के टाइम सरकार ने, हाँ हाँ, बजट के टाइम सरकार ने 13 स्कीमें अनाउंस कर दी थी और ये अब 14 हो गई है, ठीक है? तो टोटल 14 सेक्टर्स में आपकी ये स्कीम एग्जिस्ट कर रही है। इसके अंदर है क्या? सरकार अपने इंडिया में ना, देखो अपनी पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी। हमारे यहाँ देखो हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी।
प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर आपका सर्विसेज। हमारे इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है, ठीक है, 55% के करीब पॉपुलेशन यहां एम्प्लॉयड है। पर सबसे ज्यादा कमाने वाला सेक्टर है आपका टर्शरी। ये 55% कमाई कल्ला ये करके दे रहा है, 60% की कमाई करीब ये करके दे रहा है। इसमें है क्या, इंडिया ने कभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। देखो कोई भी देश डेवलप नहीं हो सकता जब तक वहां पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज ना हो, और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज ना हो। तो इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिसिंग है। तो हम चाइना की ग्रोथ का कारण ही इंडस्ट्रीज है, मेड इन चाइना है जो हर चीज, इंडस्ट्री तो है। तो हम चाहते हैं इंडिया भी वैसे ही ग्रो करे, हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करे। इसीलिए हम कंपनीज को, पूरी दुनिया की कंपनीज को कह रहे हैं तुम इंडिया में आके सामान बनाओ। तुम जितना सामान बनाओगे, जितनी तुम्हारी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होगी, हम उसके बेस पे तुम्हें टैक्स के इंसेंटिव और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन सारी चीजों के इंसेंटिव देंगे, ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो सरकार इस चीज को बेनिफिट नहीं दे रही कि तुम सिर्फ इंडिया में फैक्ट्री लगा रहे हो, तुम्हें इंडिया में तुम कितना सामान बनाते हो उसके मुताबिक तुम बेनिफिट क्लेम कर सकते हो सरकार से। तो ये यही स्कीम है आपकी, ये इसे अब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी बढ़ाया गया है। ये काम कर रही है, कारगर है ये स्कीम। इसी के चलते हुए हमारी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लग गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपके जो फ्रिज हैं, टीवी हैं। अब ये फ्रिज और टीवी आप जो ज्यादातर खरीदते हैं ना, ये मेड इन इंडिया, एसी भी इवन, ये तीन चीजें ज्यादातर 95% चीजें मेड इन इंडिया। उसका कारण ही है, अगली चीज जो इंडिया में बढ़ रही है वो है स्मार्टफोन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, इसलिए सरकार अब इसे धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से सारे सेक्टर्स में फैला रही है, क्योंकि ये कामयाब होगी इसकी। तो कितना मिनिमम पैसा लगाना पड़ेगा इस स्कीम के अंडर आने के लिए, ठीक है, उसमें मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट एक सिंगल पर्सन के थ्रू कितनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 और 4 टियर टाउन्स और रूरल एरिया के अंदर तुम्हें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी। देखो टाउन्स जो होते हैं ना, उन्हें सिंगल टियर, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर, इन 4 टियर्स में बांट सकते हैं। टियर का मतलब है लेवल, शहर कितना बड़ा है। सबसे टॉप पे होते हैं मेट्रोपॉलिटन, जो सबसे बड़े शहर है। मेट्रोपॉलिटन में फैक्ट्री खोलने से कोई बेनिफिट नहीं है, एक तो उन्हें भी महंगा पड़ेगा, और दूसरा सरकार कहती है हम वहां बेनिफिट नहीं देंगे। उसके बाद टियर 2 के शहर आ गए, ठीक है, जो आपके मेट्रोपॉलिटन बने नहीं है पर फुली डेवलप्ड शहर है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, मेट्रोपॉलिटन नहीं है, यहां पे भी पीएलआई नहीं मिलेगी। टियर 3 जो इससे छोटे शहर की कैटेगरी है, वहां जाके खोलो, या उससे छोटे या रूरल एरियाज आसपास जो रूरल एरिया शहरों के बढ़ते हैं वहां खोल लो, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे आपको 5 साल के लिए स्कीम है, इतने करोड़ की है, ये सब कुछ आपको याद रखना। क्लियर है? तो ये सारी की सारी स्कीम है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल भी ग्रो करे। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं, देखो एक तो वो टेक्सटाइल जो हम कपड़े पहनते हैं, दूसरे जो आपकी जैसे कि कोई भी लगा लो, जैसे वो कौन सी किट थी, वो पी किट जो आपके कोविड में डॉक्टर्स वो डाल के नहीं घूमते व्हाइट कलर के, वो आम कपड़ा थोड़ी है, पर वो भी टेक्सटाइल, वो बनता है वो कपड़ा। तो ऐसी इंडस्ट्री ग्रो करे, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, जो आप सबसे बेसिक चीज जो कार के लिए तरपाल होती है, वो भी टेक्सटाइल ही है, वो भी कपड़ा ही बन रहा है। तो ये हम सारी चीजें चाहते हैं कि ये ग्रो करे, ठीक है। क्लियर है? आज के करंट अफेयर में कोई भी डाउट?